इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके राजनीतिक सफर का एक विश्लेषण है जी। उनके शुरुआती दिनों से लेकर प्रधानमंत्री पद तक। तो मिशन है इस पूरी यात्रा के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उनको समझना। बिल्कुल। और ये यात्रा, जैसा आपने कहा, वडनगर की गलियों से शुरू होती है। 17 सितंबर 1950 को जन्म। हाँ। एक साधारण पृष्ठभूमि, पिता दामोदर दास, माँ हीराबेन। दिलचस्प यह है कि 1967 में उन्होंने घर छोड़ा, फिर देश भर में घूमे। हाँ। अच्छा, वो यात्राएं ऋषिकेश, हिमालय, हाँ, रामकृष्ण मिशन भी, और साथ ही मतलब किशोरावस्था में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। तो ये जो अनुभव थे और संघ से जुड़ाव, ये शायद उनके राष्ट्र प्रथम और वो जमीनी नेता वाली छवि की नींव रखते हैं। सही। मतलब वंशवाद से हटकर एक अलग तरह का नेतृत्व। बिल्कुल। और वो 1965 के युद्ध और 67 के बाढ़ में स्वयं सेवक का काम भी वो इसी जमीनी जुड़ाव को शायद दिखाता है। हाँ। फिर राजनीति में आए, बीजेपी में संगठनात्मक भूमिका, 1998 में राष्ट्रीय महामंत्री बने। जी। लेकिन जो बड़ा मोड़ आया वो शायद 2001 में था, भुज भूकंप के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री। हाँ, वहीं से गुजरात मॉडल की बात शुरू हुई और वो P2G2 का कॉन्सेप्ट भी, प्रो पीपल, गुड गवर्नेंस। लगातार 4 बार सीएम रहे। जी। और फोकस किस पर था? आर्थिक विकास पर। जैसे जल संरक्षण का वो जन आंदोलन चलाया। हाँ, कृषि, उद्योग, बिजली आपूर्ति में सुधार और जीडीपी ग्रोथ, ये सच है वो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रही। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर थी? क्योंकि जो विश्लेषण है वो सामाजिक संकेतों पर थोड़ी मिलीजुली तस्वीर दिखाता है। सही कहा। देखिए, यहीं पर वो द्वंद्व साफ दिखता है। आर्थिक तरक्की तो हुई, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो गरीबी या सामाजिक विकास के इंडेक्स थे, उनमें गुजरात का प्रदर्शन औसती रहा। जैसे 20 बड़े राज्यों में शायद 9वीं रैंक। अच्छा। तो ये दिखाता है कि मॉडल का झुकाव शायद आर्थिक विकास की तरफ ज्यादा था। सामाजिक समानता का मुद्दा वो शायद उतना प्रभावी ढंग से हल नहीं हुआ। हालांकि ये भी है कि गुजरात के कुछ प्रयोग, जैसे वो जल प्रबंधन वाला, वो बाद में राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के लिए एक तरह से प्रेरणा बने। सही। फिर आता है राष्ट्रीय पटल, 2014, 2019 और फिर 2024 में जीत। हाँ, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री। हाँ, पहले गैर कांग्रेसी नेता। और उनके कार्यकाल की पहचान बनी वो बड़ी योजनाएं। जनधन योजना को ही लें। जी। अगस्त 2024 तक 52 करोड़ से ज्यादा खाते। और जमा राशि 2.31 लाख करोड़। बहुत बड़ी संख्या है। और स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण स्वच्छता कवरेज कहाँ 38-39% से बढ़कर लगभग 99% हो गया। हाँ हाँ। और आयुष्मान भारत, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य कवर। उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन। पीएम किसान से 12 करोड़ किसानों को सीधी मदद, 6,000 रुपए सालाना। और इन सबका आधार वो जैम ट्रिनिटी, जन आधार मोबाइल। बिल्कुल। इसका असर सिर्फ पैसे बचाना या पारदर्शिता लाना नहीं था। इसने कल्याणकारी योजनाओं के लिए नागरिक और सरकार के रिश्ते को सीधे जोड़ दिया। बीच की कई परतें हट गईं। 43.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे ट्रांसफर हुए। नेतृत्व शैली की बात करें तो एक निर्णायक फैसले लेने वाली छवि है, जैसे नोटबंदी, अनुच्छेद 370। हाँ, और भ्रष्टाचार पे वो जीरो टॉलरेंस का दावा। टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल। डिजिटल इंडिया, सोशल मीडिया और मन की बात से सीधा संवाद। जी। लेकिन राजनीति में प्रतिद्वंदिता भी उतनी ही तीखी रही है। हाँ, वो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, ये 2 व्यक्तियों से ज्यादा 2 विचारधाराओं की टक्कर है। जनमत सर्वेक्षणों में अक्सर हमने देखा है कि मोदी को ज्यादा मेहनती, ज्यादा ईमानदार माना गया। पीएम पद की पसंद में भी वो आगे रहे। हाँ, आरोप प्रत्यारोप तो खैर दोनों तरफ से चलते हैं। विपक्ष पर लोकतंत्र को बाधित करने का आरोप, और सरकार पर रोजगार, महंगाई, ओबीसी विरोधी होने जैसे सवाल। बिल्कुल। विचारधारा देखें तो मोदी का फोकस राष्ट्रवाद, विकसित भारत, एकता पर, जबकि राहुल गांधी जाति, संविधान, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे उठाते रहे। हाल के कुछ सर्वेक्षणों में राहुल की लोकप्रियता में कुछ इजाफा भी दिखा है, ऐसा रिपोर्ट्स में आया है। हाँ, ये भी एक पहलू है। अब जरा विदेश नीति पर आते हैं। शुरुआत पड़ोसी पहले नीति से हुई थी। जी। 2014 शपथ ग्रहण में सार्क नेता आए। जी। और पहली यात्राएं भूटान, नेपाल। हालांकि नेपाल से रिश्ते हमेशा आसान नहीं रहे, खासकर वो सीमा विवाद। हाँ, काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधोरा वाला मुद्दा।
सुगौली संधि को लेकर, और नेपाल की अपनी आंतरिक अस्थिरता का भी असर सीमा पर पड़ता है। और अमेरिका के साथ संबंध वो भी काफी दिलचस्प रहे। हाँ, ट्रंप के साथ तो अच्छी केमिस्ट्री दिखी, महान प्रधानमंत्री, दोस्त, ये सब कहा गया। लेकिन व्यापारिक तनाव भी तो बढ़े थे। बिल्कुल। ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाए थे, यहाँ तक कि रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त शुल्क की बात भी की। भारत ने तब क्या कहा? भारत का जवाब था कि ये कदम अनुचित है और राष्ट्रीय हित प्राथमिकता है। और यहीं पर रूस से तेल आयात का वो बड़ा बदलाव आता है। अच्छा, वो जो यूक्रेन युद्ध के बाद हुआ। हाँ, युद्ध से पहले भारत रूस से 2% से भी कम तेल लेता था। 2024-25 तक ये बढ़कर 35% से ज्यादा हो गया। और इससे बचत कुछ आंकड़ा है? हाँ, करीब $12.5 बिलियन की बचत का अनुमान है। ये तो बहुत बड़ी रकम है, खासकर वैश्विक अनिश्चितता के दौर में। बिल्कुल। और ये कदम भारत की जो क्या कहते हैं रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हाँ, और अपने हितों को सर्वोपरि रखने की विदेश नीति, उसका स्पष्ट उदाहरण है। मतलब वैश्विक दबावों के बावजूद अपने फैसले खुद लेना। तो ये था नरेंद्र मोदी का सफर वडनगर से वैश्विक मंच तक। नीतियां, नेतृत्व शैली, कूटनीति, सब कुछ इसमें शामिल है। जी। और भविष्य की बात करें तो महत्वाकांक्षा है विकसित भारत 2047। हाँ, लेकिन उनके खुद के भविष्य को लेके भी कई तरह की बातें हैं। हाँ, कुछ 2025 में राजनीतिक चुनौतियां देखते हैं, कुछ ज्योतिषी योगों का जिक्र करते हैं जैसे शत्रुहंता योग, तो कुछ ये भी अटकलें लगाते हैं कि शायद राजनीति से हटकर अध्यात्म की ओर जाएं। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। इन भविष्यवाणियों से अलग आने वाले सालों में विकसित भारत जैसी बड़ी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं हैं जी, और दूसरी तरफ देश की जो जटिल सामाजिक सच्चाइयां हैं, इनके बीच संतुलन साधना ये भारत के राजनीतिक विमर्श को किस तरह परिभाषित करेगा, ये देखने वाली बात होगी।